A very good morning students. Last classes में हमने प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे and we dealt with the first two classes of protozoa, that is flagellated protozoans and amoeboid protozoans. Flagellated protozoans का locomotion flagella के थ्रू होता था और amoeboid protozoans जो हैं they move by pseudopodia. Now today we will read the third class of protozoa, that is ciliated protozoa. जैसा कि अब आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि they will move by, their locomotion will be by, come on now you answer, by cilia. By cilia. That is why this class is also called class ciliata. सीलिया जो होते हैं छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और इनमें और फ्लैजिला में मेन डिफरेंस ये होता है कि फ्लैजिला जनरली 1 और 2 इन नंबर होते हैं एंड लॉन्गर होते हैं एंड दे आर शॉर्ट इन साइज एंड दे आर मल्टीपल इन नंबर। और जो सीलिया हैं वो बिल्कुल जैसे एक नाव में हम चप्पू चलाते हैं उस तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करते हैं। दे विल ऑल मूव लाइक द ओर्स ऑफ अ बोट एंड देन दे विल प्रोपेल दैट ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड, सो दे मूव बाय सीलिया। इस सीलिया का एक और फंक्शन होता है, इट इज सेम लाइक सूडोपोडिया, दे ऑल्सो हेल्प इन ड्राइविंग फूड। हम लोग देखेंगे इस क्लास में कि ये किस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो द सीलिया हेल्प्स इन लोकोमोशन एज वेल एज इट हेल्प्स इन फीडिंग। नाउ ये क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स हम रीड करेंगे जो अभी तक हमने ना फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में देखे हैं ना अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में। पहले हम लोग इसका एक कैरेक्टर और डिस्कस करते हैं, दैट इज पेलिकल। हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज पेलिकल, इट इज अ फ्लेक्सिबल प्रोटीन रिच लेयर विच कवर्स द सरफेस ऑफ द प्रोटोजोआ और यही उस प्रोटोजोआ को शेप प्रोवाइड करती है। सो इन सीलिएट्स पेलिकल इज प्रेजेंट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इस पेलिकल के नीचे यानी इस पेलिकल के इनसाइड में सीलिएट प्रोटोजोआस के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर होता है जो अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा, उसे कहते हैं ट्राइकोसिस्ट। इस पे क्वेश्चन आता है कि ट्राइकोसिस्ट किस क्लास में मिलती है। इट इज फाउंड इन सीलिएटेड प्रोटोजोआ। व्हाट इज ट्राइकोसिस्ट? ट्राइकोसिस्ट को आप इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा इमेजिन करिए जैसे एक बॉटल है, पानी की बॉटल या एनी बॉटल, द सेम वे इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ सैक और उस सैक के अंदर, उस बॉटल के अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक, हेयर लाइक एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट इज इट्स फंक्शन? जब भी उस सीलिएटेड प्रोटोजोआ के पास कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है उसे खाने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए, या जब इसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करना होता है, यानी फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, आक्रमण के लिए और बचाव के लिए, ये क्या करता है, उस बॉटल के अंदर से जो इसके एक्सटेंशंस हैं, हेयर लाइक, थ्रेड लाइक, उनको बाहर फेंकता है, इजेक्ट करता है, बिल्कुल डंक की तरह। हालांकि इसमें कोई पॉइजन नहीं है, सो दे आर इजेक्टेबल एंड दे हेल्प इन दिस वे। वो उसको डरा देता है, इट स्केयर्स दैट ऑर्गेनिज्म एंड इट हेल्प्स इन इट्स ऑफेंस एंड डिफेंस। सो द डायरेक्ट क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट एंड वेयर दे आर फाउंड। सो इट इज द organ of offense means आक्रमण and defense मतलब इनका बचाव। ये ट्राइकोसिस्ट एक और फंक्शन प्ले करती है, जब भी इन सीलिएटेड प्रोटोजोआ को कहीं पे लंगर डालना होता है, कहीं पे ठहरना होता है, रुकना होता है, तो यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसकी बॉडी से बाहर निकलते हैं और जो भी रॉक है उससे वो बांध देते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म थोड़ी देर के लिए वहाँ पर डेरा डाल सके, स्टे कर सके। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन एंकरिंग। नाउ स्टूडेंट्स, here प्लीज नोट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर ऑप्शंस में ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन पूछें और ऑफेंस एंड डिफेंस एंड एंकरिंग दोनों ऑप्शंस दिए हैं
और एक थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ, तो हम आंसर लगाएंगे बोथ। लेकिन अगर बोथ ऑप्शन नहीं दिया है तो दिस विल बी द फर्स्ट चॉइस। द मेन रोल इज ऑफेंस एंड डिफेंस। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, आप लोगों को याद होगा जब हमने अमीबॉइड प्रोटोजोआ पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि इनमें से कुछ यूनिन्यूक्लिएट हैं, यानी उनमें एक न्यूक्लियस मिलता है, और कुछ मल्टी न्यूक्लिएट हैं, यानी दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। लेकिन वो सभी न्यूक्लियस का शेप एंड साइज सेम था, यानी कि दे वर मोनोमॉर्फिक। नाउ दिस क्लास इज वेरी डिफरेंट। इस क्लास के सभी मेंबर्स में 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस मिलते हैं। प्लीज़ आप इसको केयरफुली नोट करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2 न्यूक्लियस मिलते हैं, मैं कह रही हूँ 2 तरह के न्यूक्लियस मिलते हैं। सो इन देम न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, डाई का मतलब 2 और मॉर्फोलॉजी मीन्स आउटर अपीयरेंस। सो देयर न्यूक्लियस आर ऑफ 2 टाइप्स. This is another unique character of this class. Now, what are the 2 types of nucleus? They have a macronucleus. एक nucleus बड़ा होता है, macro का means बड़ा, so it is macronucleus. और एक macro है तो obviously एक क्या हो जाएगा, छोटा, so it is called micronucleus. So there are 2 types of nucleus, macro and micro. नाउ अगला क्वेश्चन जो है, अगला इंपॉर्टेंट फीचर है कि इन दोनों का रोल क्या है। इन दोनों में से एक हमारे बॉडी के सारे फंक्शन, सारे लाइफ प्रोसेसेस यानी मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, और एक टाइप का न्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी में हेल्प करेगा। अगर हम हमारी ह्यूमंस की बात करें या और ऑर्गेनिजम्स की बात करें अपार्ट फ्रॉम दिस, तो उनमें एक ही टाइप का न्यूक्लियस होता है और वही रिप्रोडक्शन में भी कंट्रोल करता है, और वही हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। पर यहाँ दोनों काम डिफरेंट न्यूक्लियस से हो रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस न्यूक्लियस से क्या काम होता है। अब स्टूडेंट्स को ये तो याद रहता है कि एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है और एक रिप्रोडक्टिव, पर कौन सा क्या करता है ये भूल जाते हैं। इसको याद रखने का एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। मैं आपसे पूछती हूँ, जिंदा रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या रिप्रोड्यूस करना? अरे भाई, जब आप जिंदा रहोगे तभी तो आप रिप्रोडक्शन करोगे। तो मेन काम क्या हुआ? जिंदा रहना। बड़ा काम क्या हुआ? जिंदा रहना। बड़ा काम है मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो बड़ा न्यूक्लियस क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। सो द मैक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल्स metabolism of the body, that is all the life processes and growth. इसीलिए इसका एक और नाम है which you should know, it is also called vegetative nucleus. Vegetative nucleus. और मैक्रोन्यूक्लियस जब मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है तो ऑब्वियसली माइक्रोन्यूक्लियस जो है इट विल कंट्रोल द reproductive or functions and the heredity part. So this was the next unique character of ciliated protozoans. अब इनमें कुछ और स्पेशल कैरेक्टर है जो अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा। अभी तक हमने जितने भी प्रोटोजोन्स देखे, चाहे वो फ्लैजिलेटेड हों, चाहे वो अमीबॉइड हों, उन सब में बॉडी के किसी भी पार्ट से फूड अंदर आ रहा था और जा रहा था। लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स के पास में, आई रिपीट, एक स्पेशल परमानेंट माउथ लाइक ओपनिंग होती है और एक परमानेंट एनस लाइक ओपनिंग होती है। सो दे हैव अ परमानेंट, इनमें फिक्स है कि फूड कहाँ से अंदर आएगा और अनडाइजेस्टेड फूड किस पार्ट से बाहर जाएगा। परमानेंट माउथ लाइक ओपनिंग नोन एज, माउथ को बायो में स्टोम बोलते हैं या स्टोमा बोलते हैं। और क्योंकि ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल के बने हैं, सेल को हम साइटो यूज करते हैं, सो इट विल बी कॉल्ड साइटोस्टोम, मतलब इस सेल का माउथ। सो दे हैव अ साइटोस्टोम एंड अ
permanent anus like opening known as, एनस के लिए बायो में पाइक या प्रोक्टो वर्ड यूज करते हैं। जैसे ह्यूमंस में जो एनल कैनाल की स्टडी है उसे प्रोक्टोलॉजी बोलते हैं। सो इस सेल का एनस जैसी ओपनिंग जहां से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, सो दिस विल बी कॉल्ड सेल का यानी साइटो, और क्या है ये एनस प्रोक्ट और साइटोपाइक। So they have a permanent cytopike and a cytostome. This is another very important character जो डायरेक्टली पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ और इसके फीचर्स हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर ये फ्रेश वाटर होंगे तो उनमें क्या मिलेगा ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, अभी तक आपको रट जाना चाहिए। वेरी गुड, अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल and the role is वही same हर जगह, it is for osmoregulation, that is for to keep the water balance inside the body. So let's once again deal with the common characters. They move by cilia, they have pellicle. For offense and defense they have trichocyst. There are two kinds of nucleus, macro and micro. Micro is for reproduction and macro is for metabolism. Then they have cytostome and they have cytopike. Now let's talk about the reproduction part. Reproduction. How will they reproduce? Asexual or sexual? How? अभी तक स्टूडेंट्स हमने जो फ्लैजिलेटेड क्लास और अमीबॉइड क्लास पढ़ा, उन दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा था। देयर वॉज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइदर इन फ्लैजिलेटेड और इन अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। नाउ दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। यहाँ पर मोर कॉमनली तो एसेक्सुअल ही रिप्रोड्यूस करेंगे, और वो भी कैसा वाला, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स एक्सिस के according they will be divided into two daughter cells, but here a primitive type of sexual reproduction is also seen. This is a unique character. अभी तक लास्ट दोनों क्लास में हमें sexual reproduction नहीं मिला, हमने बात ही नहीं की थी। So let's write the reproduction will be asexual by transverse binary fission. अगर आपको याद हो तो फ्लैजिलेटेड में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन था और अमीबॉइड में इररेगुलर। दिस इज मोर कॉमन, ओके, दिस इज मोर कॉमन, एंड इसमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा, और वो कैसा होगा, प्रिमिटिव टाइप। यहां मैं प्रिमिटिव टाइप से क्या मीन कर रही हूं ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और इस तरह के प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं कॉन्जुगेशन। So they reproduce both by asexual and by sexual. अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है, अगर ये क्वेश्चन आए द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सीलिएटेड प्रोटोजोअन इज, एक ऑप्शन हो एसेक्सुअल, एक ऑप्शन हो सेक्सुअल, एक ऑप्शन हो बोथ, तो आप क्या लगा के आओगे, बोथ, क्योंकि हो दोनों से रहा है। बट मान लीजिए बोथ ऑप्शन नहीं है, वन इज एसेक्सुअल, वन इज सेक्सुअल एंड टू आर समथिंग एल्स, तो हम क्या लगा कर आएंगे, एसेक्सुअल, बिकॉज दिस इज मोर कॉमन। ओके, एम आई क्लियर? So this was about the general specific characters of ciliated protozoans. अब हमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स रीड करने हैं। इस क्लास का जो मेन प्रोटोटाइप मेंबर है वो होता है पैरामीशियम। आपने 9th-10th क्लास में एक चप्पल जैसा ऑर्गेनिज्म ड्रॉ किया होगा, दैट इज पैरामीशियम, और इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम फिर रीड करेंगे। सो आप लोग इसको नोट करें, देन वी विल मूव ऑन। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट किया ये? आइए अब इसका फर्स्ट एग्जाम्पल रीड करते हैं, दैट इज पैरामीशियम। जैसा हमने बात की थी, पैरामीशियम
इट इज़ अ सीलिएटेड प्रोटोजोआ. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लिपर एनिमल्क्यूल, क्योंकि स्लिपर की शेप का होता है. यहाँ पर हमने एक पैरामीशियम को ड्रॉ किया है, और जब आप लोग इसको अपने स्कूल में ड्रॉ करें तो ध्यान रखना कि ये चप्पल जैसा दिखे, है ना. चप्पल अलग अलग कंपनी की आती है, बट फिर भी थोड़ा सा इट शुड लुक लाइक अ स्लिपर. ऐसा नहीं कि कई स्टूडेंट्स होते हैं इसको ऐसा राउंड बना देते हैं, कई होते हैं इसको ऐसा हार्ट शेप बना देते हैं. नो, इट शुड लुक लाइक अ स्लिपर. भले ही लखानी की हो, बाटा की हो, बट चप्पल जैसा दिखना चाहिए. सो नाउ दिस इज अ पैरामीशियम. क्योंकि ये सीलिएटेड प्रोटोजोअन है, अभी हमने जो कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं वो सब इसमें मिलने चाहिए. लेट्स सी देम वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट, दिस स्ट्रक्चर, दीज आर सीलिया. तो पैरामीशियम में क्या मिलेंगे? सीलिया. बट अगर आप यहाँ नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीलिया का अरेंजमेंट किस तरह है. पैरामीशियम की पूरी बॉडी सरफेस पर सीलिया पाए जाते हैं, और जो इसका पीछे का एंड है, पोस्टीरियर एंड है, दिस इज द पोस्टीरियर एंड. ऑलराइट, पोस्टीरियर एंड. यहाँ पर अगर आप नोट करें तो हमने ये सीलिया लंबे ड्रॉ किए हैं और ये झुंड में है, इकट्ठे हैं. सो पोस्टीरियर को कॉडल भी बोलते हैं. कॉडा वर्ड इज यूज्ड फॉर टेल, जैसे सिफेलिक वर्ड यूज करते हैं हेड के लिए. सो पोस्टीरियर और कॉडल, टफ्ट मीन्स ग्रुप ऑफ सीलिया, एंड दे आर लॉन्गर. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीलिया इन पैरामीशियम आर इक्वल ऑन एंटीरियर पोस्टीरियर एंड, या एंटीरियर पे लंबे हैं या पोस्टीरियर पे. सो इट इज लॉन्गर ऑन द पोस्टीरियर एंड. दिस इज नोन एज कॉडल टफ्ट ऑफ सीलिया. और ये जो इसका अरेंजमेंट है, in which the cilia are arranged all over the body, this type of arrangement of cilia is called holotrichous condition. So paramecium is holotrichous. Holo means whole, whole body पे trichous for cilia. So you can write cilia all over body. This is the first character. और ये सीलिया जो हैं दे आर लॉन्गर एट द पोस्टीरियर एंड. सो दे हैव अ कॉडल और अ पोस्टीरियर टफ्ट ऑफ लॉन्गर सीलिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैबिटेट ऑफ पैरामीशियम. पैरामीशियम एक फ्री लिविंग फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, और क्योंकि ये फ्रेश वाटर है तो इसमें क्या मिलेगा? ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि पैरामीशियम में कितने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज अ posterior contractile vacuole and this is anterior contractile vacuole. So there are two contractile vacuole in paramecium. ये इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर है. अमीबा अगर आपको याद हो, अमीबा में कितना था? एक ही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल था. सो लेट्स राइट दैट इट इज अ फ्री लिविंग, और कैसा है ये? फ्रेश वाटर. And now they will have a contractile vacuole. So I'm writing in short, contractile vacuole present for, अब तक तो बिल्कुल रट जाना चाहिए, osmoregulation. And how many contractile vacuole? This is a question. They have 2 contractile vacuole. Right? Now let's move on to the next feature. इसमें भी क्या मिलेगी? आउटर मोस्ट कवरिंग विल बी पेलिकल. सो पेलिकल इज प्रेजेंट, पेलिकल प्रेजेंट. ओके, इनमें भी कितने टाइप के न्यूक्लियस मिलेंगे? वही 2 टाइप के, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म. सो दे हैव अ माइक्रो न्यूक्लियस, देखिए हमने इसे छोटा सा बनाया है, और एक लंबाड़ा सा न्यूक्लियस बनाया है विच इज मैक्रो न्यूक्लियस. सो दे ऑल्सो हैव माइक्रो एंड macronucleus present, right? और क्या कैरेक्टर्स थे? जनरल कैरेक्टर्स कि इनमें एक परमानेंट माउथ लाइक ओपनिंग है. यहाँ देखें आप, यहाँ से फूड वाटर अंदर आएगा, यहाँ पे भी पूरे सीलिया लगे हुए हैं, और ये जो परमानेंट माउथ लाइक ओपनिंग है, दिस इज साइटोस्टोम. यहाँ से फूड वैक्यूल्स में स्टोर हो जाएगा. ये फूड वैक्यूल्स
पूरे सेल के अंदर, पूरे पैरामीशियम की बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेंगे. दे विल बी डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल विल बी थ्रोन आउट बाय साइटोपाइग और साइटोप्रॉक्ट. So they have a permanent mouth-like opening and a permanent anus-like opening as discussed. So let's write that cytostome and cytopike present. Okay, now let's talk few more features about this. पैरामीशियम का जो फीडिंग है उस हैबिट पर क्वेश्चन पूछा जाता है. इट इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीडिंग. पैरामीशियम इज नोन एज फिल्टर फीडर्स. क्या कहते हैं इन्हें? दे आर फिल्टर फीडर. अब इससे क्या मतलब है? क्या इनके बॉडी के अंदर कोई फिल्टर लगा हुआ है, कोई एक्वागार्ड लगा हुआ है, कोई आरओ लगा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है. फिल्टर फीडर का मतलब है कि क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं तो इस ओरल ग्रूव के थ्रू, इस छेद के थ्रू पानी इनकी बॉडी के अंदर आएगा और यहाँ पे जो सीलियाँ हैं ये इस वाटर को आगे प्रोपेल करेंगे और ये उस पानी में से जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिन पे ये फीड करते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी एक्सेट्रा, उसको छान लेगा. इट विल जस्ट फिल्टर द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम दैट वाटर. इसीलिए इसको फिल्टर फीडर कहते हैं. ये डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को कैच नहीं करता है, ये इस तरह से फंक्शन करता है. सो इट इज फिल्टर फीडर, दैट इज इट विल फिल्टर द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर. ये छान लेगा उसमें से. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिल्टर फीडर. दिस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. ओके, इस डायग्राम में हमने एक चीज नहीं बनाई है, मैं अब बनाती हूँ आपको समझाने के बाद. कोई स्टूडेंट बताएगा मैं ये क्या ड्रॉ कर रही हूँ? ये बॉटल जैसे स्ट्रक्चर जिसमें से थ्रेड्स बाहर निकलेंगे ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए. यस, यू आर राइट, दे आर कॉल्ड ट्राइकोसिस्ट. सो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पैरामीशियम. लेट्स label it. This is trichocyst, जिसे हमने अभी डिटेल में पढ़ा था. सो ट्राइकोसिस्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट. ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट. सेम फंक्शन होगा इनका, ऑर्गन ऑफ ऑफेंस, डिफेंस एंड एंकरिंग. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. पैरामीशियम में मैक्रो और माइक्रो दोनों तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन पैरामीशियम की अलग अलग स्पीशीज़ में इनका नंबर अलग अलग होता है. हमें 2 स्पीशीज़ पढ़नी है पैरामीशियम की और उनमें कितने माइक्रो न्यूक्लियस हैं और कितने मैक्रो न्यूक्लियस हैं. टाइप 2 है, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर. सो लेट्स फर्स्ट राइट द 2 कॉमन स्पीशीज़ एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट. सो the 2 common species of paramecium are, number 1, इसको मेरे साथ बोलें आप, पैरामीशियम ऑरेलिया. इट इज कॉल्ड पैरामीशियम ऑरेलिया. और दूसरी स्पीशीज जो हमें पढ़नी है वो है पैरामीशियम कॉर्डेटम. अब इन दोनों में कितने न्यूक्लियस होते हैं ये क्वेश्चन आता है. पैरामीशियम ऑरेलियम में टोटल 3 न्यूक्लियस होते हैं और कॉर्डेटम में टोटल 2 न्यूक्लियस होते हैं. इसमें जो 3 न्यूक्लियस हैं उसमें से एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, 1 इज मैक्रो, और रिमेनिंग 2 आर माइक्रो न्यूक्लियाई. और इसमें जो 2 हैं उसमें से एक ऑब्वियसली हो जाएगा मैक्रो और एक हो जाएगा माइक्रो. अब स्टूडेंट्स को ये तो याद हो जाता है कि एक में 3 है, एक में 2 है, पर किस में 3 है किस में 2 है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसके लिए हमने एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बनाया है. अगर वो ट्रिक आप याद कर लेंगे यू विल नेवर फॉरगेट कि किस स्पीशीज़ में कितने न्यूक्लियस हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है. सो लेट मी राइट द ट्रिक. द ट्रिक इज, आपको पता है बॉलीवुड की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली कौन सी है? बिल्कुल, बच्चन फैमिली. अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, उनका बेटा, हाँ ये तो सब आपको रटा हुआ है. सो उनका बेटा यानी
प्यार से अभी बोलते हैं, अभिषेक है, और उसकी वाइफ, ये तो इसको प्यार से क्या बोलते हैं, ऐश, और उनकी डॉटर आराध्या। ओके, सो अभी, ऐश, आराध्या, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चार्ली चैपलिन की मूवी देखी। चार्ली चैपलिन की मूवी देखी, मूवी देखी। इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है अभी से, ऐश्वर्या से, आराध्या से, चार्ली से और चैपलिन से। देखें 1 2 3, तो ऑरेलिया में कितने न्यूक्लियस हो गए, 3, 1 2 3, 3 न्यूक्लियस इन ऑरेलिया। और कॉडेटम में कितने हैं, चार्ली, चैपलिन, 2, सो 2 न्यूक्लियाई इन कॉडेटा। इज इट क्लियर? अब इसका ट्रिक बहुत सिंपल है, अभी ऐश आराध्या ने चार्ली चैपलिन की मूवी देखी, सो 3 न्यूक्लियाई इन ऑरेलिया एंड 2 न्यूक्लियाई इन कॉडेटा। आप लोग इसको नोट डाउन करें, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। प्लीज नोट डाउन। All right, students, now let's talk about the reproduction in paramecium. हमने इस क्लास के जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है, बट द मोर कॉमन इज एसेक्सुअल। सो द मेन टाइप इज, मोर कॉमन इज asexual reproduction by ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा वाला होता है। सो इट इज बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन and this is more common also, more common means normally they reproduce like this, but they also reproduce less commonly, but they also reproduce by sexual reproduction, और वो एक बहुत primitive type का sexual reproduction है जिसे हम कहते हैं conjugation. So let us first write sexual reproduction by conjugation. conjugation का मतलब क्या होता है, joining. कॉन्जुगेशन वर्ड कंजंक्शन से आए, इंग्लिश में आपको याद है हम पढ़ते थे कंजंक्शंस, एंड और इफ बट, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते थे, तो दो पैरामीशियम के जुड़ने से ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट कि कॉन्जुगेशन इज द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस कॉन्जुगेशन. ओके, वील जस्ट सी दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. कॉन्जुगेशन का मतलब, जैसा मैंने आपको बताया, दो पैरामीशियम डिफरेंट स्ट्रेन्स के साथ आएंगे और उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पेलिकल है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ वो जॉइन हो रहे हैं वहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और वो दोनों पैरामीशियम फ्यूज हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे. सो लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम. लेट अस सपोज दैट दिस इज वन पैरामीशियम, ओके, and this is the second one. अब हम इसको join कर रहे हैं. Let us join this. तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये दोनों आपस में जुड़ गए. अब इन दोनों के ही पास में क्या होगा, एक एक मैक्रोन्यूक्लियस, और इसका ये है माइक्रोन्यूक्लियस और इसका माइक्रोन्यूक्लियस. लेट्स ड्रॉ विद ब्लू कलर. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस स्टेप में, टू पैरामीशियम फ्यूज टुगेदर, और कैसे फ्यूज हुए हैं, बाय पेलिकल और सेल मेम्ब्रेन. ओके, इसका जो ये न्यूक्लियस है, दिस इज माइक्रोन्यूक्लियस. मैं यहाँ लिख देती हूँ इसे, दिस इज माइक्रोन्यूक्लियस. और ये कैसा होता है, डिप्लॉइड. डिप्लॉइड मीन्स इसमें कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, देयर आर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. एंड दिस इज द मैक्रोन्यूक्लियस. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो
मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। दिस इज ऑल्सो डिप्लॉइड। ओके, अब रिप्रोडक्शन या हेरिडिटी में कौन से वाले न्यूक्लियस का रोल है? माइक्रो न्यूक्लियस का। तो अब क्या होगा? सबसे पहले माइक्रो न्यूक्लियस जो है इनमें मियोसिस होगा। सो देयर विल बी मियोसिस ऑफ माइक्रो न्यूक्लियस। दो हैं, दोनों के तो हम लोग इसको न्यूक्लियाई भी लिख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फ्यूजन एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब आप जानते हो कि जब मियोसिस होता है तो एक सिंगल पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 जो डिप्लॉइड पेरेंट सेल है वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है, यानी क्रोमोसोम का सेट जो है वो हाफ हो जाता है। तो इसमें भी ये जो दोनों न्यूक्लियस है माइक्रो न्यूक्लियस, ये 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियस को फॉर्म करेंगे। तो लेट्स ड्रॉ दिस इज द फर्स्ट पैरामीशियम, ये सेकेंड पैरामीशियम है अटैच्ड, ये दोनों का मैक्रो न्यूक्लियस है। और अब कितने माइक्रो न्यूक्लियस बनाने पड़ेंगे हमें? 4। और वो चारों कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। ओके, लेट अस ड्रॉ देम। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, हम ईच पैरामीशियम की बात कर रहे हैं अगर, तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस जिन्हें हम कह रहे हैं डॉटर न्यूक्लियस। और ये सारे कौन से वाले न्यूक्लियस है? सब कुछ माइक्रो में हो रहा है। हेरिडिटी में मेन रोल किसका है? माइक्रो का ही है, न्यूक्लियाई। प्लूरल है इसलिए न्यूक्लियाई लिख दिया मैंने। अब क्या होगा? इस पैरामीशियम ए के और पैरामीशियम बी दोनों के ही जो 4 माइक्रो न्यूक्लियस बने हैं हैप्लॉइड, उसमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और एक जो रह जाएगा उसमें माइटोसिस हो जाएगा, यानी वो अपने जैसी एक और कॉपी बना लेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। व्हाट विल हैपन? माइटोसिस ऑफ 1 माइक्रोन्यूक्लियस। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पैरामीशियम। ये प्रोसेस दोनों पैरामीशियम के अंदर चल रहा है। एंड रेस्ट डिसइंटीग्रेट। ओके, तो अब इसे हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ये हमारा फर्स्ट है पैरामीशियम, दिस इज पैरामीशियम नंबर 2। अभी भी मैक्रो न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आया है, ये दोनों एज इट इज हैं। लेकिन अगर हम माइक्रो न्यूक्लियस की बात करें तो ये 3 जो है ये इसके डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, और जो एक है उसने अपने ही जैसी एक और कॉपी बना ली है, क्योंकि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और वो दोनों का क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। अगर हैप्लॉइड है पेरेंट सेल तो 2 हैप्लॉइड बन जाएंगे डॉटर सेल्स, और अगर डिप्लॉइड है तो 2 डॉटर डिप्लॉइड, तो यहाँ पे 2 हैप्लॉइड बनेंगे। और सेम यहाँ पर होगा, जो 3 है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और एक जो है वो अपनी ही एक कॉपी बना लेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इन द थर्ड पॉइंट? यहाँ पे 2, और अभी भी ये कैसे हैप्लॉइड, क्योंकि हैप्लॉइड में माइटोसिस हुआ है। सो 2 हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। दीज आर द 2। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स? अभी भी ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अब इनका आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। इसका एक माइक्रोन्यूक्लियस इसमें चला जाएगा और इसका एक माइक्रोन्यूक्लियस इस पैरामीशियम में आ जाएगा। देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ 1 माइक्रोन्यूक्लियस। सो the next step is exchange of micronucleus। और इसी माइक्रोन्यूक्लियस में क्या है? हेरिडिटी मटेरियल है, डीएनए है, तो इस तरह से डीएनए भी इनका आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। सो देयर इज द एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस। ओके, अब इसे हम कैसे शो कर सकते हैं? ये हमारा पैरामीशियम 1 है, दिस इज पैरामीशियम नंबर 2। ओके, ये है मैक्रोन्यूक्लियस, आई एम सॉरी। यहाँ पर ये एक और ये दूसरा था, बाकी 3 डिजेनरेट हो चुके हैं, ये इसके थे। नाउ प्लीज सी केयरफुली, ये यहाँ चला जाएगा
और ये इधर आ जाएगा। देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने के कारण अब जो पैरामीशियम हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ये एक पैरामीशियम है, ठीक है, ये अब सेपरेट हो गए हैं, इनका काम खत्म हो गया है, और ये दूसरा पैरामीशियम है। ऑलराइट, इस पैरामीशियम में ये है मैक्रोन्यूक्लियस दोनों में। अब इसमें एक तो इसका खुद का माइक्रोन्यूक्लियस है, सेम हेरिडिटी कंटेंट्स, बट एक माइक्रोन्यूक्लियस चेंज्ड हो गया है, यानी इसका डीएनए बदल गया, ये अपने पेरेंट पैरामीशियम से डिफरेंट हो गया है जेनेटिकली हेरिडिटी वाइज। और यहाँ पर भी एक तो इसका खुद का ओरिजिनल है, बट एक इसने दूसरे पैरामीशियम से ले लिया है। लेकिन अभी भी ये कैसे हैं, दे बोथ आर स्टिल हैप्लॉइड। अब इनका फ्यूजन हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। सो देयर विल बी, नेक्स्ट स्टेप वुड बी फ्यूजन ऑफ माइक्रोन्यूक्लियर and there will be separation of paramecium। जैसे ही मटेरियल एक्सचेंज हुआ वो दोनों हट जाएंगे क्योंकि दे हैव डन देयर वर्क टुगेदर। अब दे विल बी सेपरेटेड, सो सेपरेशन ऑफ पैरामीशियम एंड जो मैक्रोन्यूक्लियस है इट विल नाउ बी डिसइंटीग्रेटेड। अब ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि हमें नया बनाना है, सो इट विल डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेटेड को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। सो द थर्ड प्रोसेस विल बी डिसइंटीग्रेशन ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस। एंड नाउ अब हमारे पास में नया डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस रेडी है क्योंकि ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड है। सो दिस इज अ न्यू डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस। अब ये जो है फॉर्म कर देगा नए मैक्रोन्यूक्लियस को। सो द फाइनल स्टेप विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू मैक्रोन्यूक्लियस। न्यू मैक्रोन्यूक्लियस की क्यों जरूरत पड़ी बताएं आप, ये किससे बन रहा है, फ्रॉम माइक्रोन्यूक्लियस। क्यों जरूरत पड़ी बताइए, सोचिए। अब हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये एक है, ये इसका मैक्रोन्यूक्लियस है और ये इसका डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस है। एंड दिस इज आवर सेकेंड पैरामीशियम, ये इसका है और ये इसका मैक्रोन्यूक्लियस है। ऑलराइट, क्यों जरूरत पड़ी नए मैक्रो की, क्योंकि अब माइक्रोन्यूक्लियस चेंज हो चुका है, हेरिडिटी प्रोडक्ट चेंज हो चुका है, यानी अब सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी तो अफेक्ट होंगे, तो हमें मैक्रोन्यूक्लियस भी जो है वो नया बनाना पड़ेगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हम वापस से स्टेज नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। स्टेज नंबर 1 में क्या था, एक मैक्रो था, यहाँ भी एक मैक्रो है, एक माइक्रो था, यहाँ भी एक माइक्रो है, ये डिप्लॉयड था, ये भी डिप्लॉयड है, दोनों हैप्लॉयड फ्यूज हो गए हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि इनका जेनेटिक मटेरियल इसके जेनेटिक मटेरियल से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है स्पीशीज़ में, इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट दिस इज़ ऑफ वेरी प्रिमिटिव टाइप, यहाँ पे कोई एग नहीं बन रहा, कोई स्पर्म नहीं बन रहा, उनका कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। सो द फंक्शन, द रोल ऑफ कॉन्जुगेशन इज टू ब्रिंग अबाउट, नाउ वी कैन राइट डाउन, genetic variations. It is responsible for the changes in the genes. Okay, so this is how conjugation happens. Let us quickly revise. Micronucleus, meiosis happens, 4 haploid daughter micronucleus, 3 will degenerate, mitosis in the 4th one, exchange of genetic material, fusion of both the micronucleus, so again a diploid micronucleus is formed, both the cells separate, macronucleus disintegrates and a new macronucleus is formed from micronuclei. Okay friends, students, friends bhi ho. So now this was about paramecium
जो कि सीलिएटेड प्रोटोजोआ का प्रोटोटाइप और मेन एग्जाम्पल है। बट इसके अलावा भी हमें 5 एग्जाम्पल्स को रीड करना है। आप इसको नोट डाउन करें, उसके बाद वील टॉक अबाउट द 5 एग्जाम्पल्स एंड एज ऑलवेज हम लोग उसके एंड में एक ट्रिक लर्न करेंगे इन 6 एग्जाम्पल्स को लर्न करने के लिए। प्लीज मेक दिस डायग्राम। So now let's learn some other examples of ciliated protozoans. First example जो हमने अभी अभी लर्न किया है वो क्या किया है? अरे एटलीस्ट नाम तो अब तक याद हो जाना चाहिए आपको, हमने इतनी बार ले लिया इसको। This is Paramecium, which is also called slipper animalcule. Now there are other few examples which we need to learn. The next example is Opalina. क्या है? Opalina. और ओपेलिना के साथ एक और एग्जाम्पल हमें साथ में ही लर्न करना है, अ सीलिएटेड प्रोटोजोन कॉल्ड निक्टोथीरस। साथ में क्यों बोला है मैंने? क्योंकि ये दोनों 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1, ओपेलिना एंड निक्टोथीरस दे बोथ आर कमेंसल्स ऑफ फ्रॉग्स गट। ये फ्रॉग की गट में पर्टिकुलरली रेक्टम पार्ट में कमेंसल की तरह रहते हैं। कमेंसल मतलब वही कॉमन क्वालिटी गेस्ट, नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट। सो दे आर कमेंसल्स ऑफ फ्रॉग्स गट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रॉग्स गट। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इन दोनों में कॉमन है, इसीलिए हम इन्हें साथ में पढ़ रहे हैं, वो है कि ये दोनों ही मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। प्लीज नोट स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ न्यूक्लियस तो 2 ही होंगे, मैक्रो एंड माइक्रो, पर उनका नंबर जो है वो मल्टीपल है, नॉट जस्ट 2, दे आर मोर देन 2, सो दे आर मल्टी न्यूक्लिएट। बोथ द पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, दोनों पे ही क्वेश्चन पूछते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर कमेंसल, कहाँ के? Frog's gut, and they are multinucleated. So these are the other 2 examples. Now let's write the 4th example. 4th example जो है वो दिखने में बिल्कुल भालू जैसा लगता है। भालू तो देखा है आपने, बेयर, लेकिन वो फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर में रहता है। इट इज़ फाउंड इन वाटर, सीज में मिलता है ये, और फ्रेश वाटर में मिलता है, और ये फ्री लिविंग होता है। क्योंकि ये पानी में रहता है इसलिए इसका कॉमन नाम वाटर बेयर है, और जोलॉजिकल नेम है इसका डिडीनियम। दिस इज अ सीलिएटेड प्रोटोजोआ विच इज कॉमनली फाउंड इन वाटर बॉडीज एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर बेयर। इसके कॉमन नेम पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटर बेयर, ये तो मैंने क्या लिख दिया था? बियर। बियर नहीं लिखना है, भालू वाला बेयर लिखना है। समुद्री भालू इतना भालू जैसा होता है कि ये इस पैरामीशियम को ही खा जाता है, अंदर पूरा का पूरा निगल जाता है। सो इट इज कॉल्ड वाटर बेयर। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये भी वाटर बॉडी में रहता है, और ये घंटी जैसा लगता है। जो हम घंटी बजाते हैं मंदिर में, कैसी होती है घंटी? लेट्स से कुछ इस तरह से, ऐसे स्टॉक रहता है, एक डंडी रहती है, और फिर इस तरह से घंटी रहती है। बिल्कुल ऐसे ही रहता है ये ऑर्गेनिज्म। The name of this organism is Vorticella and it is called, क्योंकि ये बेल जैसा दिखता है, it is called bell, और एनिमल है पर टाइनी, सिंगल सेल, so it is bell animalcule. Okay, Paramecium is slipper animalcule and Vorticella is bell animalcule. Now the last example, last but not the least, आखिरी में लिख रही हूँ पर कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वो ह्यूमंस के लिए कोई रेलेवेंस शो नहीं करते। दे डू नॉट कॉज एनी डिजीज टू ह्यूमंस, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, दे आर नॉट पैरासाइट्स। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो एक पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब पुअर क्वालिटी गैस, पुअर क्वालिटी गैस मतलब जो होस्ट को हार्म करेगा। कैसे हार्म करेगा? डिजीज कॉज करेगा। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बैलेंटीडियम कोलाए, और कोलाए से समझ में आ रहा है कि ये कहाँ मिलेगा? ह्यूमंस की कोलॉन में। और कोलॉन किस पार्ट ऑफ इंटेस्टीन को कहते हैं? लार्ज इंटेस्टीन। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल
वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ओनली सीलिएटेड प्रोटोजोआ है जो ह्यूमंस के लिए पैरासिटिक होता है. सो बैलेंटीडियम कोलाई इज अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट ऑफ ह्यूमन लार्ज इंटेस्टीन. ऑल राइट. और लार्ज इंटेस्टीन में अगर मिल रहा है तो अब तक आपको क्लियर होना चाहिए कि ये हमारे बॉडी में ट्रांसमिट कैसे हो सकता है, बाय फूड एंड वाटर. हमने पहले भी डिस्कस किया है. सो इट ट्रांसमिट्स बाय फूड एंड वाटर. और कैसा फूड एंड वाटर? जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज से कंटैमिनेटेड हो. सो व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज? सिस्ट. इसमें सिस्ट बनती है, और अगर वो सिस्ट किसी तरह से हमारे फूड एंड वाटर के थ्रू हमारे इंटेस्टीन में आ जाए, देन इट कैन कॉज द डिजीज. सो कंटैमिनेटेड विथ सिस्ट. ऑल राइट. सो द इन्फेक्टिव स्टेज इज cyst and the transmission is by food and water and it is found in human large intestine. All right. अब जो हम हर पैरासाइट में डिस्कस करते हैं कि ये डिजीज कौन सी कॉज करेगा. अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इंटेस्टीन में मिल रहा है तो कौन सी डिजीज करेगा? डिसेंट्री कॉज करेगा, जैसा कि हमने पढ़ा है. डिसेंट्री का मतलब हमने लिखा था लूज मोशंस, प्लस उसमें क्या हो जाएगा? ब्लड एंड म्यूकस मिक्स हो जाएगा, खूनी दस्त जिसको बोलते हैं. साथ में देयर कैन बी नॉशिया, वॉमिटिंग, पेन इन एब्डोमेन, वीकनेस, ये सब सिम्टम्स होंगे. तो इसे कहेंगे, क्योंकि बैलेंटीडियम कॉज कर रहा है, सो द डिजीज नेम विल बी, इट कॉजेज बैलेंटीडियम डिसेंट्री. इसी से इसका नाम रख दिया. अभी तक हमने 3 टाइप की डिसेंट्री पढ़ी है. पहली अगर आपको याद हो जियार्डिया से हो रही थी, जो एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन था जिसे हमने जियार्डियल डिसेंट्री कहा था. दूसरी एक अमीबॉइड प्रोटोजोन था एंट अमीबा, जिससे अमीबिक डिसेंट्री हो रही थी. और ये तीसरे टाइप की डिसेंट्री है विच इज कॉल्ड बैलेंटीडियल डिसेंट्री. अब आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है अच्छे से धो के बॉईल करके फूड को लेना. इस बैलेंटीडियल डिसेंट्री को एक और नाम देते हैं सीलियरी डिसेंट्री, क्योंकि ये एक सीलिएटेड प्रोटोजोआ के थ्रू कॉज हो रही है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज सीलिएटेड डिसेंट्री. एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सीलियरी डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, सो इट इज नथिंग बट द अदर नेम फॉर बैलेंटीडियल डिसेंट्री. दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑल राइट. सो these are the 6 examples which we have to learn. Paramecium, a free living organism. Opelina nyctothris, commensals and multinucleate. Didinium, water bear. Vorticella, bell animalcule. And Balantidium coli, a parasite of human intestine. अब let's write down a trick जिससे हम इन 6 examples को बहुत easily learn कर सकते हैं. The trick is, भैया please ऑन द DVD. जब आप DVD के आगे बैठे हैं, रिमोट काम नहीं कर रहा है, सेल वीक हो गए हैं, तो कौन DVD प्लेयर तक जाए और उसको चालू करे? तो आप अपने ब्रदर को बोलते हो कि यार भाई प्लीज ऑन द DVD. तो द ट्रिक इज, भाई प्लीज ऑन द DVD. ओके. अब आप लोग खुद लिख सकते हैं. दिस इज फॉर बैलेंटीडियम. बैलेंटीडियम. और ये क्या है? एक पैरासाइट है. द नेक्स्ट वर्ड इज पैरामीशियम. और पैरामीशियम कैसा ऑर्गेनिज्म है? इट इज अ फ्री लिविंग. ऑन, O stands for Opelina. इनको हमने साथ में लिखा है, इसीलिए दोनों एक साथ लिखे हैं. एंड द नेक्स्ट इज निक्टोथिरिस, क्योंकि ये दोनों कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं. दे बोथ आर कमेंसल्स. कॉमन क्वालिटी गेस्ट, नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट द फ्रॉग. ओके. एंड दिस D stands for हमारा समुद्री भालू, दैट इज डिडीनियम. It is a water bear. And last but not the least, V stands for Vorticella, that is bell animalcule. So this is the trick to remember all the examples of ciliated protozoans.
Bhai, please on the DVD. Ballontidium, Paramecium, Opelina, Nyctothyrus, Didinium and Vorticella. So students, with this we have completed the 3 classes of protozoa जिनको locomotory organ के basis पे हमने classify किया था. Now the 4th class which does not have any locomotory organ like flagella, pseudopodia or cilia. This we will talk in our next lecture. Till then, happy learning and have a good day. Thank you.